कल जो टॉपिक हमने शुरू किया था थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा। देखिए कल मैंने आपको बताया था जूल्स हीटिंग इफेक्ट। आज थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो ये फॉर्मूला हमने कल लिया था कहाँ से आया वो। हमने कल एक फॉर्मूला लिखा था ना हीट के लिए, आई स्क्र आर टी, या पावर के लिए हमने लिखा था आई स्क्र आर या वी स्क्र बाय आर या वी आई। याद होगा सबको। बेटा ये आया कहाँ से ये देखो आप। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय द सेल। जब कोई भी सेल हम कनेक्ट करते हैं किसी भी कनेक्टर के साथ जिसका कोई रेजिस्टेंस है आर, तो ये यहाँ से चार्ज को फ्लो करवाता है। किसको फ्लो करवाता है? चार्ज को। मान लो क्यू चार्ज फ्लो किया और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी वोल्ट। तो एक्चुअली इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस चार्ज को सर्किट में फ्लो करवाने के लिए बैटरी को कोई वर्क करना पड़ेगा। बैटरी को क्या करना पड़ेगा? वर्क। तो आप नोट करो, अब यहां से नोट करो। द इलेक्ट्रिक वर्क डन W बाय द सेल इज गिवन बाय, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा हुआ है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। मैंने यहां पर क्या लिख दिया? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और करंट और चार्ज में क्या रिलेशन होता है? चार्ज अपॉन टाइम। अगली लाइन में हमने क्या लिख दिया इसको? V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू वी आई टी। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको? वी आई टी कैसे आया फिर से देख लो। वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ? करंट इनटू टाइम। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया? वी आई टी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई आर। ये आपका वही फॉर्मूला आ गया जो आपने हीट के लिए किया था। जो भी वर्क आप बैटरी कर रही है वो वर्क जब वो, क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई वर्क यूज नहीं हो रहा, सारा का सारा वर्क किसमें जा रहा है? हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है। हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है। तो जो बैटरी ने वर्क किया वो किसकी फॉर्म में लॉस हो गया? हीट की फॉर्म में लॉस हो गया। तो आपको क्या नोट करना है? आप वो चीज देख लो। आपको ये नोट करना है बेटा। मैं नोट करवाता हूँ पूरा का पूरा आर्टिकल। आप ऐसे स्टार्ट करो। व्हेन कंडक्टर is connected to the cell of potential difference V, then charge Q flowing in the circuit
Let W be the amount of work done in supplying charge चार्ज को सप्लाई करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, W। फिर आप ये लाइन लिखो, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, उसके नीचे ये लिखो, फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू आई टी, तो वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी, और फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू आई आर, तो वर्क डन इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहां तक आपने किया था कल। आप चाहो तो आई को V बाई आर लिख के वर्क डन को V स्क्वायर बाई आर टी भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना ये चीज। आप चाहो तो इतना नोट कर लिया सबने। ये आपके पास वर्क आ, अब ये जो वर्क बैटरी ने किया, ये जो वर्क सेल ने किया, वो वर्क कहाँ गया, देखो दिस वर्क डन is lost in the form of heat across the resistor R. This work done is stored in the form of heat across the resistor R. फिर आप नेक्स्ट पे लिख सकते हो, या ऐसे लिख लो, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट अक्रॉस द रेजिस्टर। तो हीट का फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, वी आई टी आई स्क्र आर टी, या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वी स्क्र बाय आर टी। अगर आपको ड्राइव करना है ना, कल तो हमने लिखे थे फैक्टर्स ऑन विच हीट डिपेंड्स। हमने ऐसे लिखा था, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्र आर टी। बट इसको अगर प्रूव भी करना पड़े तो आप ऐसे ड्राइव भी कर सकते हो, वी स्क्र बाय आर या आई स्क्र बाय आर या वी आई। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस सर। यस सर। फिर मैंने आपको बताया था कल इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अब जो वर्क डन है ना, न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रिक पावर को आप डिफाइन करो तो आप ये भी कह सकते हो हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, या इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, या जैसे मैंने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपके पास क्या था, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला अब याद रखना आपने, दैट बिकम्स वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये सब कल हो गया था बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये सारा मैंने कल आपको बता दिया था कि पावर के भी आप तीन फॉर्मूले याद रखें, V इंटू आई, आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाय आर। फिर
कौन सा कब यूज करना है, देखो वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन के ऊपर कि आपको क्या निकालना है। मैंने कल दो सम बताए थे तो कुछ आइडिया लग गया था आपको, तो बस इसको क्रैम नहीं करना, बस इसको ध्यान रखना है आपको कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा, वो हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फॉर्मूले तीनों सही है। ये थी इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट भी बता दिए थे मैंने कल आपको, जूल या वॉट। आज आज नोट करो आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी is the work done by an electric current in a given time. Work done by an electric current in a given time. इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन टाइम। जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, करंट कैसे फ्लो होता है सबको बताइए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से। बट इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं उनको बहुत सारी ऑपोजिशन को फेस करना पड़ता है, ऑपोजिशन कर्नल के साथ आएगी, रेजिस्टेंस। अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये होगा इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। स्मॉल टाइम ले लेंगे डेल्टा टी, और बाद में इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, तो आपके पास स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल आएगा। जब आप स्मॉल टाइम लोगे तो आप लेफ्ट साइड में भी स्मॉल वर्क डन कर दो, और पी होता है वी आई, तो स्मॉल वर्क डन वी इंटू आई इंटू डेल्टा टी होगा। स्मॉल वर्क डन क्या होगा, वी इंटू आई इंटू डेल्टा टी। ये वाला नोट कर लिया सबने। ओके, अब कई बार पावर डिसिपेटेड क्या होता है, एक तो होता है पावर, एक होता है एनर्जी डिसिपेटेड, उसको भी पावर डिसिपेटेड बोलते हैं। अगर डिसिपेट का मतलब लॉस, अब एक रेजिस्टेंस है, आपने इसके अक्रॉस करंट फ्लो करवाया किसी बैटरी से, जब यहाँ से करंट आया तो इसकी कुछ एनर्जी लॉस हो, कुछ एनर्जी तो अभी भी है क्योंकि करंट मेंटेन कर रहा है ना अपने आप को। इसने जो वर्क किया, देखो दो काम कर रहा है, सेल ने जो वर्क किया, अब बच्चों के माइंड में आ रहा होगा वर्क डन बाय सेल ही तो एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं। जो सेल वर्क कर रहा है ना, उसका कुछ हिस्सा तो करंट को मेंटेन करने में लग रहा है और कुछ हिस्सा लॉस हो रहा है। अगर करंट मेंटेन करने में कोई वर्क नहीं लग रहा तो सारा का सारा वर्क लॉस होगा। तो फिर हम क्या कहते हैं, एनर्जी डिसिपेटेड, डिसिपेट का मतलब लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज द पावर डिसिपेटेड, इज द पावर डिसिपेटेड। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अगर अपने पास एक प्रेस है घर में, या सेल, सॉरी बल्ब ले लो आप, टंगस्टन वाला बल्ब, या घर में हीटर है,
गीजर है। तो जैसे ही मैं प्रेस का एग्जांपल लेता हूँ, या बल्ब का ले लो, आपने बल्ब को करंट दिया, तो बल्ब ने क्या किया, आपको लाइट देनी शुरू कर दी। लेकिन साइड बाय साइड बल्ब ने हीट भी निकाली है। अगर आप बल्ब को हाथ लगा के देखोगे ना, वो गर्म हो चुका होगा। तो जो इसको पावर मिल रही है, जो मैं पीछे से पावर सप्लाई कर रहा हूँ, पावर या वर्क डन, वो वर्क डन दो काम कर रहा है। एक, बल्ब को ग्लो करवा रहा है, और कुछ लॉस हो रहा है। कुछ क्या हो रहा है? लॉस। इस लॉस को बोलते हैं पावर डिसिपेटेड। सपोज करो मैंने यहां से 200 वॉट की पावर दी, और बल्ब जल रहा है 150 वॉट पे, तो बाकी 50 वॉट कहाँ गए? बताओ। Loss in the तो form ना, of heat. उस लॉस को बोलते हैं। यहाँ ना छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कंफ्यूज करेंगी, इसलिए मैंने स्लाइड शो आपको बनाया और दिखा रहा हूँ, ताकि आप आज उन छोटी छोटी टर्म्स को क्लियर कर ले। नंबर 1, पावर सप्लाई is the total work done by cell per unit time। ये तो होगी पावर सप्लाई। अब जो मैं पावर सप्लाई कर रहा हूं, उसमें से कुछ पावर यूज होगी टू मेंटेन द करंट। या मैं ये कह दूं, कुछ वर्क डन पर सेकंड यूज होगा टू मेंटेन द करंट, और बाकी की पावर डिसिपेट होगी। डिसिपेट मतलब लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब आपको ये कहा जाता है एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड, तो आप ये समझ लेना कि हीट लॉस की बात की जा रही है आपसे। आपसे क्या बात की जा रही है? हीट लॉस। और जिसको आप पावर डिसिपेटेड भी बोल सकते हो। पर सेकंड जो हीट लॉस होती है, दैट इज कॉल्ड पावर डिसिपेटेड। कुछ आइडिया क्लियर हुआ बेटा? ओके। बेटा लाइन मत लगाओ, किसने लगाई है? साफ करो इसको। देखिए, इज द पावर लॉस इन ए कंडक्टर आर कैरिंग करंट आई। एक मिनट, ये इनकम्प्लीट है। यूजिंग ऑर्म्स, ये तो फॉर्मूला बन गया ना, या कोई क्वेश्चन बनाया होगा शायद, वो कंप्लीट नहीं है लाइन। तो अब इसमें आता है पावर ट्रांसमिशन क्या होती है। आपके घर में पावर कैसे आती है? आपके घर में पावर आती है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगा हुआ है। सिरसा में तो नहीं है। सिरसा में हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते नहीं है, हम उसको मंगवाते हैं और आगे पास करते हैं। ये ट्रांसमिट करता है। सिरसा का जो स्टेशन है, वो पानीपत से या बठिंडा से, जहां पर बनती है लाइट, लाइट को लेता है और उसको फिर अपने हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। पावर, मान लो पीछे से मेरे पास 2000 वॉट की पावर आई, मुझे इसको 5 जगह पे देना है, 1 2 3 4 डिवाइड करके। तो मैं क्या करूँगा, 400 वॉट, 400 वॉट करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम एंड फैक्ट्री
which may be 100 of miles away via transmission cable, via transmission cable। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये ट्रांसमिशन केबल है, आपके घर पे लाइट आई है, आपने कभी नहीं देखा कहाँ से आई है, मान लो ये आपका घर है। हाँ, और ये ट्रांसमिशन सेंटर है जहाँ से पावर को ट्रांसमिट किया गया। अब आपको मुझे पावर देनी है यहाँ, तो मैं यहाँ से जो पावर भेजूंगा वो मैं हाई वोल्टेज पे भेजूं या लो वोल्टेज पे भेजूं, ये मेरा क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसमिशन जब आप करते हो, इतनी दूर से, काफी किलोमीटर से आप भेजते हो, जब आप पावर ट्रांसमिट करते हो, ट्रांसमिशन करते हो, तो आप उसको कम वोल्टेज पे करोगे या हाई वोल्टेज पे, और क्यों? पावर ट्रांसमिशन कम वोल्टेज पे होगी या हाई वोल्टेज पे होगी, इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मैं दोनों केस समझाता हूँ। मान लो मैंने पावर ट्रांसमिशन की हाई वोल्टेज पे, मैं दो केस लेता हूँ कि मैं पावर ट्रांसमिट कर रहा हूँ हाई वोल्टेज पे भी और लो वोल्टेज पे। फर्स्ट केस, मैंने हाई वोल्टेज के ऊपर पावर को भेजा, तो जब मैं पावर ट्रांसमिट करूंगा हाई वोल्टेज पे, तो करंट मेरा लो आएगा। फिर प्रोडक्ट होता है ना पावर, लेट की पावर मेरे पास है 5000 वॉट, और मैं इसको करता हूँ 1000 वोल्ट पे ट्रांसमिट, तो मेरे पास करंट कितना आएगा? फिर 5 एम्पियर आएगा ना? यस और नो, बोलो। रिस्पॉन्ड नहीं करते आप। Yes, sir. और अगर मैं इसको लो वोल्टेज पे ट्रांसमिट करूं, मान लो मैं इसको 100 वोल्ट पे ट्रांसमिट करता हूं, तो मेरे पास करंट कितना आएगा? 50 एम्पियर आएगा ना? यस सर। जितना ज्यादा करंट आएगा इसके अंदर, ये लाइन बहुत लंबी लाइन होती है, ये पानीपत से सिरसा आ रही है। अब ये समझ लो कि 300 किलोमीटर से ये आपके सिटी में आ रही है लाइन। 300 किलोमीटर ये सारी केबल लगी होती है ना, आप देखते हो बहुत बड़ी केबल्स फील्ड के अंदर से जा रही है, सड़कों पे लगे होते हैं, खेतों में भी आप देखते हो बहुत बड़े बड़े ट्रांसमिट करने वाले पोल लगे होते हैं। तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? बोलो। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। अगर करंट भी हाई आ जाए तो बहुत सारी पावर तो लॉस हो जाएगी। मैंने यहां से 5000 वॉट की पावर यहां देनी थी, और मैंने इसको लो वोल्टेज पे भेज दिया। लो वोल्टेज पे भेजने का मतलब हाई करंट भेज दिया। जब हाई करंट आएगा तो वो I²R T की फॉर्म में बहुत सारी पावर तो डिसिपेट हो जाएगी। हो सकता है कि मेरे पास यहाँ आते आते पावर ही 500 वाट की रह जाए, और 4500 वाट लॉस हो जाए। तो क्या आप इसको प्रेफर करोगे या हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करोगे, तो आपके पास करंट 5 एम्पियर आएगा जिससे पावर लॉस कम होगा। अगर पावर लॉस यहाँ पर कम होगा तो हमें मिलने वाली पावर हाई होगी। तो विच विल यू प्रेफर, एट हाई High वोल्टेज voltage. और High हाई voltage. वोल्टेज। बताओ, बोलो। हाई वोल्टेज। यस, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो आप लोग नोट कर लो, मैंने ऐसे तो बता दिया लेकिन फिर भी नोट कर लो। पहले तो आप ये कंसेप्ट लिख लो, पावर should be transmitted
एट हाई वोल्टेज। पहले तो ये पॉइंट अपना क्लियर कर, उसका रीजन बताना हो तो रीजन रीजन क्या है? एट हाई वोल्टेज लाइन करंट इज लो। लाइन करंट बोलते हैं जो उस वायर के अंदर फ्लो करता है। लाइन करंट आई इज लो। अगर ये लो होगा, इफ इट इज लो देन पावर dissipated across the line। लाइन वर्ड यहाँ पर अंडरस्टूड है। लाइन मैन आप सुनते हो ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, लाइन मैन, ये लाइन टेक्निकल वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी वायर को बोलते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लाइन विल बी लेस, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर विल बी लेस। आई अगर आपका लो होगा, आर तो फिक्स है ना लाइन का, ये आपके पास पावर स्टेशन है, ये आपकी सिटी है या घर है, ये लाइन तो आपकी फिक्स होगी। डबल लाइन होती है, ध्यान रखना। करंट जाता है तो वापस भी आता है। अगर आप 200 किलोमीटर दूर है तो समझ लो 400 किलोमीटर की लाइन है, 200 इधर 200 इधर। करंट कभी भी एक लाइन में नहीं जाता, क्लोज लूप में फ्लो करता है। यहाँ से जाएगा फिर वापस स्टेशन पे आ जाएगा, और इधर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस या ट्रांसफार्मर लगा के उसको पावर में डेवलप कर लेंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इफ इट इज लो देन पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लाइन वायर विल बी लेस एंड पावर रीच्ड टू द डेस्टिनेशन इज हाई। जहाँ हमें पावर पहुंचानी है इज हाई, पावर रीच टू द डेस्टिनेशन इज हाई। ये आपके पास पावर ट्रांसमिशन है। क्या ये स्टेप समझ में आ गया? Yes, sir. बहुत बार यस सर। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि पावर को आप ट्रांसमिट कर रहे हो, तो क्या आप, मल्टीपल चॉइस में भी आ जाता है, क्या आप 10,000 वोल्ट पे प्रेफर करोगे या उसको 500 वोल्ट पे प्रेफर करोगे? तो आपका आंसर आएगा 10,000, क्योंकि जो पावर आप ट्रांसमिट कर रहे हो वो तो फिक्स है ना। आपको अगर सिर्फ 5,000 वॉट ट्रांसमिट करनी है, और अगर मैंने उसको 10,000 वोल्ट पे लिया, तो मेरा लाइन करंट कम आएगा। लाइन करंट आएगा 1/2 एम्पियर। और अगर लाइन की रेजिस्टेंस 1000 ओम है, तो मेरा पावर डिसिपेशन या पावर लॉस वो आएगा आई स्क्वायर आर। तो कितना बनेगा? मैंने एक न्यूमेरिकल करवा दिया, देखो आप। सिर्फ मेरी पावर कितनी लॉस हुई? 250 वॉट। 5000 में से रास्ते में मेरी 250 वॉट लॉस हुई, तो जो मेरे को मिली वो कितनी मिली? वो मिली 4750 वॉट। तो सारी गेम पावर का ही है इलेक्ट्रिसिटी में। अगर आपको पावर ही नहीं मिल रही है प्रॉपर, तो फिर उससे आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। जितनी ज्यादा पावर मिलेगी उतना ज्यादा आउटपुट आप ले सकते हो। और दूसरा केस, अगर मैं 500 वोल्ट पे करता हूँ, तो आप खुद चेक करो कितना फर्क आने वाला। 5000 को मुझे भेजना है, और किस पे कर रहा हूँ मैं? 500 पे। लाइन करंट देखो 10 एम्पियर आ 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का मतलब ये तो 100% से भी ज्यादा लॉस कर देगा। अगर मैं इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से 10 को, लेट की ये 100 हो गया, इसने तो 1 लाख
वॉट को लॉस कर देना है। आप दे कितनी रहे हो 5000, तो इसके पास कैपेसिटी है इतनी सारी पावर लॉस करने की, तो ये पावर तो रास्ते तक ही खत्म हो जाएगी, पूरा डेस्टिनेशन तक ही नहीं पहुंच पाएगी। आपको क्या मिलेगा? जीरो। तो किसको प्रेफर कर रहे हो आप, हाई वोल्टेज को या लो वोल्टेज? इस तरह के न्यूमेरिकल आपको करने को मिल सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। कई बार ये न्यूमेरिकल आया, आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा कि एक पावर को हमने 2000 वोल्ट पे ट्रांसमिट किया। पूरा क्वेश्चन बनाता हूँ। कंफ्यूजन क्या होता है, आपको डेस्टिनेशन दे देते हैं ए टू बी। लेट एक बार मैं 100 मीटर ले लेता हूँ, बट ध्यान रखना 100 मीटर वायर की लेंथ नहीं होगी। वायर की लेंथ कितनी होगी? 200 मीटर। और अगर आपको ये क्या दें 10 ओम रेजिस्टेंस पर 100 मीटर है, तो फिर आपने रेजिस्टेंस कितना लेना है लाइन का? 20 ओम। अब पावर मुझे भेजनी है 1000 वॉट, तो आपको ये बताना है कि यहाँ तक आते आते कितनी पावर बचेगी, ये न्यूमेरिकल है। तो पहले तो आप ये देखो कि जो जो आप पावर भेज रहे हो, और जिस वोल्टेज पे भेज रहे हो, उससे लाइन करंट कितना है? इससे लाइन करंट आ रहा है 1/2 एम्पियर। लाइन करंट कितना आ रहा है? 1/2 एम्पियर। और रास्ते में हीट प्रोड्यूस करेगा ये, पावर लॉस कर दो, पावर लॉस, हीट भी नहीं पावर लॉस। अब आई स्क्र 1/4, रेजिस्टेंस कितना 20, सिर्फ 5 वॉट इसने लॉस की, तो आपको कितनी मिल गई फिर? 1000 में से कितनी मिली? ऐसे आपको न्यूमेरिकल करना बेटा इसका हीटिंग इफेक्ट। कर लोगे क्या यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. ओके। जो स्लाइड में दिखाऊंगा वही नोट करना, बाकी छोड़ देना। ये सारा वही है जो मैंने आपको बता दिया। ये एमसीक्यूज तो आसान ही होते हैं। अब आपको ना मैं 3 अप्लायंस बता रहा हूँ, टू द पॉइंट नोट करना है इसको। एक, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज वायर? घर में फ्यूज वायर लगी होती। सेकेंड, व्हाट इज द नाइक्रोम? निकल क्रोमियम अलॉय, नाइक्रोम बोलते हैं उसको, नाइक्रोम। इसका क्या रोल है घर में? और तीसरा, बल्ब। बल्ब का क्या रोल, और इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान रखनी है। देखिए नाइक्रोम, पहले नाइक्रोम पे आ जाओ। नाइक्रोम क्या होता है? निकल और क्रोमियम, क्रोमियम को सीआर से लिखते हैं। चलो, निकल और क्रोमियम का अलॉय होता है। इसका काम क्या होता है और कहाँ यूज करते हैं इसको? जितने भी हीटिंग डिवाइस हम घर में यूज करते हैं, हीटिंग डिवाइस जैसे आयरन प्रेस, जैसे गीजर या हीटर, इन सब में नाइक्रम यूज होता है, निकल क्रोमियम अलॉय। ऐसा क्यों होता है कि हम नाइक्रम को यूज करते हैं? इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिसपे ये मेल्ट हो जाता है। जितना हाई होगा ये जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी हीट को हम यूज करने वाले हैं। आयरन में, प्रेस में भी हम हीट यूज करते हैं प्रेस करने के लिए कपड़ों को। गीजर में या हीटर में भी हमें पानी गर्म करना होता है, तो उस हीट को हमें यूज करना है।
तो हम नहीं चाहते कि ऐसे मटेरियल को यूज करें जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो वो मेल्ट ही हो जाएगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नाइक्रोम की? मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, एंड सेकंड रेजिस्टिविटी इज हाई। अगर पर यूनिट लेंथ उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, तो जब करंट इसमें से पास करेगा, मान लो ये नाइक्रोम है, यहां से करंट पास करेगा, हम चाहते हैं कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, करंट तो सेम ही चलेगा ना। जब करंट आपने दे दिया, हर जगह से इक्वल अमाउंट की हीट निकले, उसके लिए रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? हाई। इक्वल भी और हाई भी। हीट इक्वल अमाउंट की निकले और ज्यादा हीट निकले, तो नाइक्रम की क्या करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी? एक नंबर का क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर का? व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइक्रम? आप बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, रेजिस्टिविटी इज हाई। इसका यूज क्या है? हम बोलेंगे कि यूज इसका आयरन के अंदर भी इसको यूज करते हैं, हीटर गीजर में भी इसको यूज करते हैं। हम वहां पर इसको यूज करते हैं जहां पर हमें हीट चाहिए होती है, हीट का लॉस हमें हमारे लिए आउटपुट दे रहा है, हम उस हीट का यूज कर रहे हैं, चाहे तो पानी को गर्म करने के लिए कर रहे हैं, चाहे कपड़ों को प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए कर रहे हैं। तो यस, नाइक्रम निकल प्लस क्रोमियम का जो अलॉय है, उसकी 2 करेक्टरिस्टिक्स याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई एंड रेजिस्टिविटी इज लो। ये पॉइंट समझ में आ गया? कई बार घर में आयरन खराब हो जाता है, प्रेस काम नहीं करती उतनी, तो वो आपको बोलते हैं कि फिलामेंट बदलना पड़ेगा। एक्चुअली फिलामेंट यही है, वो नाइक्रम चेंज कर देते हैं। नाइक्रम हो सकता है काफी टाइम यूज करने के बाद, या कई बार पावर ज्यादा आ जाती है। मेल्टिंग पॉइंट हाई का है, मैंने इन्फिनिटी नहीं कहा। अगर आपने बहुत ज्यादा हीट कर दिया तो ये मेल्ट भी हो सकता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो फिर आयरन खराब हो जाती है, गीजर भी खराब हो जाता है, हीटर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो क्या चेंज करते हैं? नाइक्रम। आज के बाद आपको ये टेक्निकल वर्ड पता होना चाहिए। जब भी कोई चीज खराब होगी, आप बोल सकते हो घर में कि नाइक्रम वाला फिलामेंट बदलना पड़ेगा, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, वो मेल्ट हो चुके हैं या वो खराब हो चुके हैं। क्या नाइक्रम क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब जो बल्ब की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल तो हम इसको यूज नहीं करते हैं बल्ब को। आजकल बल्ब वैसे से यूज नहीं करते, हम दूसरे बल्ब यूज करते हैं। लेकिन जो बल्ब है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है? उसके अंदर ना एक फिलामेंट लगा होता है। ये फिलामेंट होता है टंगस्टन का। अब टंगस्टन का फिलामेंट ही क्यों, कॉपर का क्यों नहीं? देखो इसका काम क्या है कि जितना करंट इसमें से पास होगा, हम चाहते हैं कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, और इसके अंदर कुछ गैसेस होती हैं जिसके कारण वो हीट लाइट की फॉर्म में आती है। वो जो एनर्जी है वो हमें लाइट की फॉर्म में आती है। उस मैकेनिज्म में मैं नहीं जा रहा हूँ कि ऐसा नियॉन गैसेस भी हो सकती हैं इसके अंदर, या कुछ और तरह के बल्ब भी आते हैं, हाइड्रोजन फील्ड बल्ब भी आते हैं। और ये कैसे रिएक्शन होता है, ये सारा काम केमिस्ट्री का है। अब इतना ध्यान रखो कि जितना ज्यादा यहाँ से हीट निकलेगी, जितनी ज्यादा हीट निकलेगी, उतना ज्यादा आपको ये आउटपुट देगा। अब हीट ज्यादा करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है I²RT। अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊं या करंट को बढ़ाऊं, आप ही बताओ। I² है, तो अगर करंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगी। करंट कब ज्यादा होगा? जब इसका रेजिस्टेंस लो होगा। बस यही पॉइंट बताना था, बल्ब की रेजिस्टिविटी लो होती है। बल्ब की रेजिस्टिविटी लो होती है
और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। हम नहीं चाहते कि मेल्ट हो। और रेजिस्टिविटी लो होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। और जैसे ही मैं इसके क्रॉस 220 वोल्ट दूंगा और इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें करंट ज़्यादा आएगा और जिससे ज़्यादा हीट डेवलप होगा। अब आप कह सकते हो ये काम हम नाइक्रोम में क्यों नहीं करते। हमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए होती है नाइक्रोम, हमें इक्वल अमाउंट की हीट चाहिए होती है हर जगह, इसलिए हम स्टेबल रखना चाहते हैं। और यहाँ पर हमें ज़्यादा हीट चाहिए ताकि वो कुछ तो हीट की फॉर्म में लॉस होगी, कुछ लाइट एनर्जी की फॉर्म में जाएगी। तो बल्ब की क्या करेक्टरिस्टिक रहेगी, रेजिस्टिविटी शुड बी लो, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई। और नाइक्रम की क्या रहेगी, रेजिस्टिविटी भी हाई और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई। छोटे छोटे पॉइंट आपने याद रखने, किसी को पूछना हो इसको। नो सर। तीसरा है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर देखा कभी घर में फ्यूज लगाओ, देखा शायद याद नहीं आ रहा। देखा है सर। अपने घर में जहाँ आपका मेन बोर्ड लगा होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ ऐसे ऐसे फ्यूज लगे होते हैं। यस सर देखा। उसको जब आप निकालते हो ना, उसके अंदर एक वायर ही होती है बस, ये तो कवर्ड है, कवर है उसका। यहाँ एक वायर होती है ये वाली वायर, इसको हम बोलते हैं फ्यूज वायर। अब इसका रोल क्या है, पहली बात तो फ्यूज जो होगा, घर के अंदर जितने भी अप्लायंस है पैरेलल में लगे होते हैं, लेकिन फ्यूज सभी अप्लायंसेस के सीरीज में लगा होगा। जैसे आपने टीवी यहाँ लगा दिया, उसके पैरेलल में आपने एसी लगा दिया, उसके पैरेलल में आपने फैन लगा दिए, घर में सब कुछ पैरेलल में है। यहाँ आपने ट्यूबलाइट लगा दी, जो कुछ भी आपके घर में लगा हुआ है वो एक दूसरे के पैरेलल में लगा है, लेकिन ये सारा सर्किट किसके सीरीज में है, फ्यूज वायर। अब ऐसा क्या इसका फायदा है हमें, इसका ये फायदा है कि मान लो पीछे से पावर ज्यादा आ जाए किसी कारण से, करंट हाई आ जाए। जब करंट हाई आएगा तो करंट सबको हाई मिलेगा डिवाइड होके। अब हर अप्लायंस की एक सेंसिटिविटी होती है, मान लो ये 5 एम्पियर से ज्यादा करंट को बर्दाश्त नहीं करेगा और ये खराब हो जाए। ऐसे ही सब सभी के लिए एक मैक्सिमम करंट की वैल्यू फिक्स होती है। तो अगर पीछे से करंट ज्यादा आएगा, इनको भी ज्यादा मिलेगा, जिससे ये अप्लायंस खराब हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि इसके रास्ते में ही एक ऐसा डिवाइस लगाओ कि अगर करंट ज्यादा आए तो वो फ्यूज वायर ब्रेक हो जाए, हीट प्रोड्यूस होने से। ब्रेक होगी तो करंट आगे ही नहीं जाएगा, सर्किट तो एक बार लाइट तो चली जाएगी बट आपके अप्लायंस बच जाएंगे। बाद में आप फ्यूज वायर को रिप्लेस करके इसको ऑन कर सकते हो। आजकल एमसीबी आ गए, एमसीबी मिनी, क्या बोलते हैं इसके फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हाँ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लेकिन ये फ्यूज वायर भी आज आप देखना पुराने घरों में या मेन बोर्ड के आसपास तो लगे होते हैं। तो फ्यूज वायर की क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। हम यहाँ चाहते हैं कि ये मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा करंट ज्यादा आते ही ये मेल्ट हो जाए, नहीं तो वो करंट कहाँ जाएगा, टीवी को खराब करेगा, रेफ्रिजरेटर को खराब करेगा, एसी फैन को खराब करेगा। तो हम चाहते हैं कि वहां पहुंचने से पहले ये करंट यहीं रुक जाए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो, और इसकी रेजिस्टिविटी भी लो होती है। तो ये फ्यूज वायर की करेक्टरिस्टिक्स हैं। और फ्यूज वायर सर्किट के सीरीज में लगा होता है। ये लेड और टिन का अलॉय होता है। जो वायर होती है ना फ्यूज वायर,
वो लेड और टिन से मिक्स करके बनाई जाती है, तभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पूरी होती है। लेड और टिन का अलॉय होता है। So this is all about the chapter and all about your electricity unit. आज आपने क्या काम करना है, आपका होमवर्क ये है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, बुक से एक बार रीड कर लेना, जहाँ पर जूल्स हीटिंग इफेक्ट आएगा। बाकी जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैंने सारा करवा दिया, चाहे इसी नोट्स को रिवाइज कर लेना। जितने सोल्ड एग्जाम्पल आपको दिखे वो सारे करने हैं, और एक एक्सरसाइज है उसको आपने ट्राई करना। इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है इसके और इम्पोर्टेंट भी है। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपने थ्योरी भी पढ़नी है, बुक से रीड कर लेना, कोई पॉइंट आएगा तो पूछ लेना, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार मैच कर लेना बुक में, क्योंकि ये याद ही करने वाली चीजें। और उसके बाद कोई डाउट आएगा तो कल फिर हम लोग इसके डाउट्स लें। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी ये कल डाउट लेंगे, अगर कल डाउट पूरे हो जाते हैं तो फिर हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बट उससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पूरे का एक टेस्ट रखेंगे आप। ठीक है जी, थैंक यू। सर